नाजरीन, मैं हूं फादर इमैनुअल नज़ीर मानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी पर हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से करवाते हैं, जिनमें नामवर सहाफ़ी, दानिश्वर, अदीब, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार और बहुत सारे लोग जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जनाब सलीम इकबाल साहब हैं लाहौर से। सलीम साहब जो हैं वो नामवर सहाफ़ी हैं, समाजी कारकुन हैं, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं और मज़हबी अक़लीतों के हकूक़ के हवाले से वो हमेशा कोशां रहते हैं। उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर पाकिस्तान से है। आप निडर और बेबाक सहाफ़ी हैं और जबरन तब्दीली मज़हब के जो वाक़यात हैं पाकिस्तान में, जो कि रुकने का नाम नहीं लेते, उनको ये हाइलाइट करते हैं और मज़लूम ख़ानदान जो हैं उनको इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए जदोजहद करते हैं। सलीम साहब जो हैं उनको उनके इस काम की वजह से बहुत दफ़ा धमकियों और ब्लैकमेलिंग का भी सामना रहता है। अ, मैं जब 2019 में पाकिस्तान में गया, तो सलीम साहब से बराह रास्त मुलाकात हुई। आइज़ेक टीवी पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया और बड़ा खुश उसलूबी से इंटरव्यू किया और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे मिलके की। तो आज मुकालमा टीवी पर उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनसे बातचीत करेंगे आज, उनके काम के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। सलीम साहब, खुशामदीद मुकालमा टीवी पर। जी, थैंक यू सो मच फादर जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका इस प्रिविलेज के लिए कि आपने बंदा नचीज़ को इस काबिल समझा कि मुझे आप इंटरव्यू करें। इस सारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा सलीम साहब, ये बताइए, ख़ास तौर पे शुरू में चलते हैं थोड़ा-सा आपके ख़ानदानी पस-मंज़र के हवाले से। तो नाज़रीन जो आपको उस तरह नहीं जानते, वैसे तो आपके काम को बहुत सारे लोग जानते हैं। तो लोग जानना जी, चाहेंगे कि जी। जो अ, सलीम इकबाल हैं, वो उनका ख़ानदानी पस-मंज़र कैसा है? कहाँ पे पैदाइश हुई? एजुकेशन के हवाले से थोड़ा-सा नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी। मैं सर बुरेवाला में पैदा हुआ। ये अ, अपना लाहौर से तकरीबन कोई साढ़े 400-500 किलोमीटर के फासले पे है और ज़िला बिहाड़ी और मुल्तान रीजन में मतलब कि शामिल होते हैं। और इब्तदाई तालीम जो है क्लास 3 तक जो मैंने इधर बुरेवाला गवर्नमेंट पीटीएम हाई स्कूल से ही हासिल की। फिर उसके बाद लाहौर आ गए। लाहौर में गवर्नमेंट क्यूएन जूनियर मॉडल और फिर मुस्लिम लीग स्कूल है रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर में, वहाँ से। और फिर मैं एफसी कॉलेज में ग्रेजुएशन तक मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। जी, जी। बहुत शुक्रिया। और ये जो सहाफ़त है ये और ये जो आपका काम है ख़ास तौर पे बतौर सहाफ़ी, इसकी तरफ कैसे आप राग़िब हुए? ये सर ऐसा है कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था और मेरे बड़े भाई जावेद इकबाल जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़र थे। उनसे फ़ोटोग्राफ़ी सीखी और फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के बाद फिर जब मैं कॉलेज में था तो फिर कॉलेज में फ़ोटोग्राफ़ी करता था। अपने ज़िंदगी के मामलात चलाने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और फिर मेरा जो सब्जेक्ट था बीए में वो जर्नलिज़्म था और बचपन से ही मुझे शौक था। मोहल्ले में कोई भी वाक़या ऐसा होता तो सबसे पहले मैं घर में खबर देता था, तो सब यही कहते थे इसने अखबारी रिपोर्टर बनना है। तो मेरे अंदर भी ये बात फिर जो है डेवलप होती गई और मैं इस तरह मैं इंटरेस्टेड था सहाफ़त में आने के लिए। फिर हमारे अपने कुछ मामलात फैमिली के साथ ऐसे हो गए कि जिसमें मैंने देखा कि सहाफ़ियों को थानों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उनको और बड़ी बाअसर शख्सियत उनको समझा जाता था। तो फिर मेरे अंदर ये चीज़ और ज़्यादा मज़बूत और डेवलप होगी कि मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है। और फिर उसके बाद जब मैं अपनी कौम पे ज़ुल्म-ओ-सितम देखता था, तो अख़बारात में, टीवी चैनल्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे हमारी जो मसीही कौम है। जो मसीहियों पर ज़ुल्म-ओ-सितम होता था, उसकी खबरों को दबा लिया जाता था, उसको आगे लेके नहीं आया जाता था। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपना ही एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करूँगा और मैं मसीही कौम की आवाज़ बनूँगा और स्पेशली जो पिसा हुआ तबका और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, फिर उनके लिए मैंने आवाज़ उठाना शुरू की। और ग़ालिबन मैं 92-93 से किसी न किसी अख़बार में एज़ फोटो जर्नलिस्ट और फिर उसके बाद कोई 25 साल मुझे हो गए मुख्तलिफ़ अख़बारात, टीवी चैनल्स के साथ जो है बतौर सहाफ़ी काम करते हुए। जी।
सलीम साहब, मैं ये ख़ास तौर पे आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि जो आपका काम है, ये जो सहाफ़त है, एक जी, बड़ा चैलेंजिंग काम है और ख़ास तौर पे जो शोबा आपने अपनाया है, जी। गरीब और मज़लूम अवाम जो है, मसीही जो हैं, उनको इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए, तो आपको अमूमन किस तरह के चैलेंजेज़ जो हैं उनका सामना रहता है बतौर सहाफ़ी, बतौर मसीही? सर, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं इस फ़ील्ड में, हर कदम पे ही कोई ना कोई नया चैलेंज होता है, लेकिन जब आप अपनी कौम को सर्व करने के लिए पैशनेट होते हैं, तो फिर साथ-साथ रास्ते भी निकलते आते हैं और खुदा फिर रास्ता भी आपको देता जाता है, आज़माइशों से भी निकालता जाता है। और यहाँ पे अभी जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे जो अपने ही लोग हैं, उनके रवैये ये हैं कि हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जितनी मर्ज़ी किसी में काबिलियत है, जितना मर्ज़ी कोई बोल्ड काम करता है, जितना मर्ज़ी कोई दिलेर है, लेकिन कहीं न कहीं आके हमें अपनों ही से पहले जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। हम डिस्क्रिमिनेशन के निशाने पे होते हैं और फिर उसके बाद ये है कि अभी तक मैं जो मामलात कर रहा हूँ कि 25 साला सहाफ़त में मेरे बच्चे जो हैं, वो अच्छी तालीम ले रहे हैं, अच्छे स्कॉलरशिप पे हैं, वो बरूनी ममालिक में मेरी 2 बेटियाँ पढ़ रही हैं। बड़ी बेटी अभी इंग्लैंड से फ्री होकर इंटर्नशिप थी उसकी, जर्मन गई है, जर्मन में वो मास्टर्स कर रही है और फिर एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटी बेटी थाईलैंड में और बेटा भी थाईलैंड में पढ़ रहा है। तो इस जो फाइनेंस के मामलात हैं ना, फादर जी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ टाइम है हमारे पास। बड़ा हम इसको फेस करते हैं कि चले धमकियों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। रोज़ आए दिन धमकियाँ भी मिलती हैं, लेकिन जो फाइनेंस के मामलात हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का समटाइम्स सामना करना पड़ता है। कि अगर कहीं पे कोई वाक़या हो जाता है, किसी को सपोर्ट के लिए कहते हैं या किसी को अपना कहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ दें, तो साथ खड़े हो जाएँ। तो लेकिन लोग जो है ज़ुल्म जो है ये नहीं रुकता और जो फाइनेंस के मामलात हैं, सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है। तो अक्सर अपनी फैमिली से, बहन-भाइयों से और फिर जो साथ दोस्त जुड़े होते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं। लेकिन शायद मुझे नहीं पता, मुझे इस मामले में कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकी या मैं इस मामले में क्यों अब तक पीछे हूँ कि बहुत से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ बहुत सी डोनर एजेंसियाँ और बहुत से डोनर्स उनके पास हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डोनर एजेंसी, एनजीओज़ ऐसी कोई नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना बाहर जो मुझे सपोर्ट कर सकें। ऑफ एंड ऑन जो लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ जो हैं, लोगों से शेयर करते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बंदा आपको कोई 10, 15, 20 हज़ार कभी दे दे, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान में हमें नशर भी करता है कि हम उसके सपोर्टर भी हैं। हुँ। और मैं स्पेशली यहाँ पर जो ज़िक्र करूँगा बिशप इफ्तिखार इंद्रियास और जो एक दोस्त है मेरे कनाडा से सुलेमान जलाल साहब, उन्होंने बड़ी फ़राख़दिली से मुझे सपोर्ट किया और पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोसिक्यूशन के जो केसेज़ हैं, वहाँ तक पहुँचने में और लोगों को हेल्प आउट करने में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और किसी न किसी पोर्शन में फिर हम लोगों को हेल्प आउट भी करते हैं, को एजुकेशन में, लीगल असिस्टेंस देने में। वन टाइम किसी को सपोर्ट कर दिया, किसी को मेडिकली अगर ज़रूरत है तो वो सपोर्ट कर दी। तो यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र बात है वो सुलेमान जलाल साहब और बिशप इफ्तिखार इम्तियाज़ साहब जो हैं, ये ऑफ एंड ऑन ज़रूर हमें मतलब सपोर्ट करते हैं। बाकी फादर जी, मैं जो धमकियाँ मिलती हैं, जो खतरात हैं, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता। अगर घबराता हूँ किसी चीज़ से या परेशानी का सामना होता है, तो वो सिर्फ़ फाइनेंस का ही मसला मेरे साथ ज़्यादा है। क्योंकि बहुत से लोग फिर हमें कैरेक्टरलेस भी समझते हैं कि ये शायद रुपए पैसे के मामलात में कोई क्लियर नहीं है। बगैर सोचे समझे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक़्त जो है वो साबित कर देता है कि कौन ठीक है, कौन गलत है। लेकिन हम किसी के साथ भी हमें कोई गिला नहीं है। हर बंदा जिसकी जैसा वो सोच सकता है वो ज़रूर सोचता है। लेकिन
जिंदगी और मौत के जो मामला हैं, धमकियां, उनसे ज्यादा फाइनेंस की जो इस वक्त चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जाना होता है। क्योंकि फादर जी ऐसा है कि जब हम लोगों के पास चले जाते हैं, हमने उनको कोई करोड़ों डॉलर या लाखों रुपए का कुछ चेक लिख के तो नहीं देना होता, लेकिन जो बंदा जिसके साथ कोई जुल्म होता है, जिस घर से कोई बच्ची को अगवा करके ले जाता है, जिस बच्ची के साथ कोई रेप होता है, तो उसमें कम से कम ये होता है खानदान को कि यार ये बंदा जो अब आ गया है ना, ये हमें जरूर इंसाफ दिलाएगा, ये हमारी बच्ची को जरूर बाजियाब करवा देगा, ये हमारे बच्चे के कातलों को इंसाफ दिला देगा, हमारी आवाज दूसरे लोगों तक पहुंचा देगा। तो इस तरह मतलब हमने तो सिर्फ उनका हौसला बनना होता है, उनकी हिम्मत बढ़ानी होती है, उनकी तकलीफ में हमने ये बस बताना होता है उन्हें कि हम आपके साथ हैं। जी, जी। तो ये जो चैलेंज है इस वक्त ये ज्यादा है। बाकी कोई नहीं, मौत तो एक दिन आनी है, उसकी हमें बिल्कुल भी जरा भी उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें मौके पे पहुंचना जो है ना, ये सबसे मुश्किल लगता है। जब हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता, गाड़ी खराब होती है, रुपए पैसों के मामला नहीं होते, खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं करते हम फादर जी, जैसा भी मिल जाए, कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई अच्छा खाना खाना है, कोई अच्छा कपड़ा पहनना है, खुदा सब कुछ मुहैया कर देता है। लेकिन वहां तक पहुंचना जो है ना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल। सबसे जरूरी होता है, जी, जी। और उसके लिए एक चैलेंज है हमारे पास। जी। क्योंकि मैं खुद भी देखा है फ़ेसबुक पे आपको लाइव जाते हुए जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और फिर जी आप कई बार जो पुलिस जो थाने हैं वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या अदालत से कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग जो हैं वो आपको देखते हैं। आपने एक ज़िक्र किया थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन का कि जो अपने लोग हैं वो ही कहीं पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं या रुकावट बनते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा-सा रोशनी डालें। मैं समझता हूँ कि जब हम एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो काम है मैं समझता हूँ कि बड़ा दलेराना काम है। हर कोई इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होता। हर बंदा जो है वो कहीं न कहीं डर जाता है, घबरा जाता है। जो ये वाक़या जो होते हैं उनको हाइलाइट करना और ज़ाहिर है जब आप उनको हाइलाइट करते हैं तो दूसरी तरफ जो पार्टी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत सारे लोग बाअसर अफ़राद होते हैं। तो ये तो बराह रास्त जी समस्या उनको उनका सामना करना पड़ता है। तो ये जो आपने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया कि जो अपने लोग हैं जो ताउन नहीं करते, तो ये थोड़ा-सा रोशनी डालें या कोई मिसाल दें कि क्या आप कहना चाहते हैं? फादर जी, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जिनको खुदा ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, मुख्तलिफ डिनोमिनेशन है जिनको पता है। अब इतना अरसा हो गया काम करते हुए, मैं छोटी सी बात, चले अच्छा आपने दुखती रग पे ही हाथ रखा है। तो देखिए अभी क्रिसमस गुजरा है, जी, और बड़े ही अफसोस से मुझे कहना पड़ता है फादर जी कि क्रिसमस पे हम मुख्तलिफ दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, जूती कपड़ा देते हैं, बहुत सी उनकी खिदमात के इतराफ में, या जो बंदा जिसके पास फेम है, इज्जत दौलत शोहरत है, उनकी तरफ ही हम हमारा झुकाव होता है। लेकिन जो लोग माशरे के पिसे हुए तबके के साथ खड़े होते हैं, क्रिसमस पे मुझे किसी एक बंदे ने कोई सिंगल शर्ट, किसी एक बंदे ने कोई केक, किसी एक बंदे ने मुझे ये कहा कि यार ये आपके लिए कोई क्रिसमस का गिफ्ट है। मेरे एक दोस्त हैं, वो उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझे मतलब कि इस तरीके से थोड़ा-सा किया। मैंने क्रिसमस अपने घर में ही गुज़ारा। मैंने इस क्रिसमस पे किसी को 1 रुपया भी सपोर्ट नहीं की, और बहुत से लोग फादर जी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमें ये सपोर्ट करेगा। लेकिन मैंने जो मेरी मतलब जो मेरे पास था, उसमें मैंने ये किया था कि मैंने वो लंडे से कुछ जर्सियाँ को स्वेटर्स और टोपियाँ लेके ना, तो जो लोग होमलेस हैं, सड़कों पे हैं, उनकी सर्दी कम करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया। जब एक पादी साहब हैं, पादरी डैनियल रफ़ीक साहब, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, तो फिर मैं उसमें से भी मैंने जाके वो स्वेटर, जर्सियाँ, कोट लेके तो उनको सपोर्ट किया। एक आंटी हैं, उनको मैंने जब कहा, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बजाय एक मैसेज लिखा कि आपका किरदार कोई इतना अच्छा नहीं है। हालाँकि वो 1-2 दफ़ा उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैंने कहा चलें इन करें, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगी। हम बगैर तहकीक के हमारे जो मुखालफिन हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ जो बंदा भी कोई बात करना चाहता है वो प्रूफ के साथ करे। मैं जो वो सज़ा मुझे देना चाहे मैं ज़रूर लेने के लिए तैयार हूँ, अगर हमने कहीं पे कोई गड़बड़ की है। तो बगैर सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के बात कर देना, और फिर जो मुखालफिन है वो किसी भी
को पैसे दे के हमारे खिलाफ वीडियो करवा लेते हैं, वो वीडियो नशर करवाते हैं, फिर लोगों को वो उभारते हैं कि ये बंदा तो इस तरीके से है, ये बंदा तो काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से मतलब हमें जो इदारे हैं सबको पता है कि ये बंदा काम कर रहा है। अब देखिए चाइनीज फेक मैरिजेस का बहुत बड़ा काम था। इदारों ने कुछ लोग यहाँ पे हैं कुछ जिन्होंने हमें शील्ड्स दी, अवार्ड दिए, अप्रिशिएट किया, अच्छी बात है। लेकिन अभी फादर जी ये है कि इदारों के पास बड़ा पैसा है, बड़ा वो काम कर सकते हैं। क्या है कि अगर वो सिर्फ मुझे नहीं, उन लोगों को जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, अगर उनको ये कह दें कि यार ये छोटा-सा गिफ्ट है आपके लिए, आपका आना-जाना है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या आपके जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं, हमसे तो कोई बंदा आके ये भी नहीं पूछता। बहुत से इदारे सपोर्ट कर सकते हैं हम कि चले कोई नहीं, देखें हम अगर कहीं पे जाके रिपोर्ट करते हैं तो हम सबके लिए ये रिपोर्ट करते हैं कि आप काम करें, जितना कोई कर सकता है, आप ज़रूर ये काम करें। लेकिन अफ़सोस के जो भी बड़े इदारे हैं, किसी किस्म की उन्होंने जब मिलते हैं तो ज़रूर ये एक्नॉलेज करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डेंजर ज़ोन में काम करते हैं। लेकिन फाइनेंस के मामले में आके कभी भी कोई बंदा जो है वो ये नहीं कहेगा कि यार आपकी ज़िंदगी के मामलात कैसे चलते हैं, आपकी फैमिली के मामलात किस तरीके से चलते हैं, कैसे आप खाना-पीना, जूती, कपड़ा, ट्रैवलिंग मैनेज करते हैं। कभी भी किसी बंदे ने ये नहीं पूछा। तो बस खुदा ही है जी जैसे-तैसे है, पैशनेट है, ना तो हम गुर्बत से डर के काम बंद करेंगे, ना हालात से तंग आके काम बंद करेंगे। जब तक साँस में साँस है, इंसानियत की खिदमत के लिए जो मुमकिन है हम करते रहेंगे। और ये मतलब कि जो अपने लोग हैं इस तरीके से करते हैं। हालाँकि जो लोग काम नहीं करते उनको बहुत ज़्यादा रुपया, पैसा उनके पास सहूलतें हैं, हम ऑन ग्राउंड जाके काम करते हैं। तो कम से कम चलें, फ़ायदा तो इसमें सभी का है, सभी के मामलात चलते हैं। अगर कोई एक बंदा कर रहा है तो उसको अगर आप मंथली, जी, वीकली अगर थोड़ा बहुत कर देते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जी। अच्छा सलीम साहब ये बताइएगा कि जो आपका काम है ख़ास तौर पे ये जो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन के वाक़यात हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से थोड़ा-सा रोशनी डालें क्योंकि आप तो बराह रास्त देखते हैं जो मज़लूम हैं उनके पास जाते हैं, ये किस तरह का माहौल बनता जा रहा है? पिछले अगर आप 15-20 सालों से देखें, 15 10-15 सालों से तो ये वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इनमें ये जो इतनी तेज़ी आ रही है, इसकी तेज़ी की क्या वजह है? आप आपके नज़दीक क्योंकि आप तो वहाँ पे जाते भी हैं उनके पास, कहीं पे हमारी तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से कहीं पे कमी है, क़यादत की तरफ से कहीं कमी है, कहीं हम लाहे-अमल तैयार नहीं कर सके, इन इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और ये वाक़या क्यों बढ़ते जा रहे हैं? फ़ादर जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन वाक़यात का मैं ज़िम्मेदार तो यही समझूँगा कि पहले तो घर से हमारी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। इतने वाक़यात होने के बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे करनी है, हम किन लोगों के साथ हमें मिलना है, किन लोगों को अपने घरों में लेके आना है, किन लोगों को नहीं लेके आना। अभी ये वॉल्टन से ही सिर्फ़ 3 लड़कियाँ चली गई हैं। एक 15 साल है, एक की उम्र, एक की 20 साल उम्र है और एक 14 साल की है। ये सिर्फ़ हफ़्ता पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उकाड़ा में एक लड़की को अब्यूज़ किया गया, रेप हुआ, फिर गोजरा में आए दिन ये वाक़यात जो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ज़िम्मेदार घर को ही ठहराऊँगा कि घर के लोग जो हैं, इतने वाक़यात हो रहे हैं, अब खुदा ने खुद आके तो नहीं रोक रहे ये सारे मामलात, हमें खुद करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है फ़ादर जी कि जो इंसाफ का ना मिलना, कानून का ना होना, ये जो है बहुत ज़्यादा जो जराइम पेशा लोग हैं, इस किस्म के जो बच्चियों को अगवा करते हैं, उनको वर्गला, फुसलाकर शादी के लिए और शादी के बाद फिर उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है, मुख्तलिफ जो गैर अखलाकी कामों में उनको मुलव्वस कर दिया जाता है। और उनका मकसद सिर्फ ये कोई शादी करके कोई बाइज़ ज़िंदगी गुज़ारना नहीं है, बल्कि ये एक इस किस्म के ग्रोह जो है वो भी सामने आए हैं जो वाइसलेस क्रिश्चियंस को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको पता है कि ये वाइसलेस लोग हैं और फिर कहीं न कहीं आके रुपया पैसा जो है वो भी काम कर जाता है। अब देखिए इतना बड़ा केस हुआ इस्लामाबाद का और जिस लड़की की होटल में बरहना करके तशद्दुद किया गया, वीडियो बनाई गई। मियाँ उस्मान मिर्ज़ा का जो केस है, उसमें भी पैसा काम दिखा गया और लड़की ने पर्दा छूट पहचान के गया जी। स्वीकार कर दिया, हाँ जी। पैसा लेके। हुँ, तो कहीं न कहीं जब इंसाफ की फराहमी में देर हो जाती है, फैसले देर से आते हैं,
और जो असल मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, तो फिर उसके बाद जो है बाकी लोगों को भी हौसला मिलता है, बाकी लोगों का भी उनकी भी जुर्रत बढ़ती है और फिर वो टारगेट करते हैं क्रिश्चियन लोगों को, क्योंकि ये वॉइसलेस लोग हैं, मिनॉरिटी में है, कम तादाद में है, और ये जो अक्सरियती तादाद में जो लोग यहाँ पे हैं इनसे फौरन डर जाते हैं। अब देखिए जब कोई भी लड़की या लड़का घर से उसको बरगला फुसला के लेके जाया जाता है या वो शादी करते हैं, इवन के समटाइम ये भी देखने में आया जो क्रिश्चियन है वो मुस्लिम होके शादी कर रहे हैं, तो उसकी भी वजह सिर्फ ये है कि एक शेल्टर लेना कि जब मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर हमें ना तो कानून कुछ कह सकेगा, ना फिर दूसरे लोग हम कह सकेंगे, और ना फिर माँ-बाप हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। एक तो ये कि ये केस रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, जी, क्योंकि पहले केस रिपोर्ट नहीं होते थे, अब केस रिपोर्ट होते हैं। एक चलो ये एक अच्छी बात है कि लोगों को ये अवेयरनेस तो आई कि हमें कम से कम अपना केस जो है उसके लिए आवाज़ उठानी है, रिपोर्ट करना है। और दूसरा फ़ातिह जी ये है कि अब ज़रूरत हमें इस बात की है कि इस पर जो कानून साज़ी की जाए और सख्त कानून बनाए जाएँ कि जो जबरी तब्दीली मज़हब जो है, इसको जब तक नहीं रोका जाएगा, ये वाक़यात नहीं रुकेंगे, क्योंकि 13-14 साल की बच्ची किस तरीके से फ़ैसला ले सकती है, वो इस काबिल नहीं है। बालिग़ अगर वो जायदाद में हिस्सा लेना चाहे, तो फिर बालिग़ का साथ होना ज़रूरी है। तो इतना बड़ा शादी का फ़ैसला जो वो 13 साल की बच्ची का ही जो है वो करवा लिया जाता है। अब उसमें आप देख सकते हैं कि ना तो वो लाइसेंस बना सकती, ना आईडी कार्ड बन सकती, बस कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट जो है वो किसी उम्र में भी कर सकती है। तो इसके लिए कानून साज़ी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये वाक़यात बढ़ेंगे नहीं और ये वाक़यात जो है अभी साल चढ़ते ही जो बड़ी तेज़ी के साथ लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है और इस्लाम कबूल करवाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जी, अभी तो साल पड़ा है, सिर्फ साल के चंद दिन गुज़रे हैं, हुँ, तो इतने वाक़यात सामने आ गए और सम टाइम हमें शर्म आती है वाक़यात को रिपोर्ट करते हुए जी, कि यार क्या हम रिपोर्ट करें? लोग अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन की बात आपने पहले की थी फ़ातिह जी हुँ, कि अब कोई रिपोर्ट हम करते हैं, तो क्या ये मेरा अकेले का काम है? क्या वो मेरी ही बेटी है? मैं तो सबको अपनी बहन-बेटियाँ समझता हूँ कि वो हमारी कौम की बेटियाँ हैं, तो ये ज़ुल्म-सितम जो हो रहा है इसको हमने रोकना है। कोई शेयर नहीं करेगा, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, कोई अपनी राय नहीं देंगे। अब मैं फ़ेसबुक पे अगर देखें तो 32-33 हज़ार लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, 5,000 मेरे फ्रेंड्स हैं, फिर अभी मैं स्लीप इकबाल ऑफ़िशियल से कर रहा हूँ। तो स्कोर जाके आप देख लें, वो अपना मुश्किल से कोई केस अब 2 ढाई हज़ार को हाथ डालता है। हुँ, कभी ये वक़्त था कि 20,000, 30,000, 50,000 तक लोग देखते थे। जितना ज़्यादा लोग जी, जी। तो अब अगर कोई शोबिस की लड़की या कोई ऐसी लड़की जो गैर अखलाकी लाइव वीडियो करती है और वो जस्ट अभी बटन ही खोलेगी तो हजारों की तादाद में लोग उसे देखने के लिए आ जाते हैं। जी, तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इंसानियत से प्यार करते हैं, अपनी कौम से प्यार करते हैं, तो खुदारा जो भी इसके अलावा जो बंदा भी कोई इंसानियत के बचाव के लिए काम करता है, मसीही कौम की बेटियों को बचाने की बात करता है, मिनॉरिटी के राइट्स की बात करता है, तो आप खुदारा उनको शेयर करें, उनको आप अपनी राय से नवाज़ें, कमेंट्स दें, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ज़रूर उनको उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएँ, लेकिन कभी भी नहीं ऐसी बात करेंगे। अगर हम किसी ज़ुल्म के खिलाफ एहतजाज की बात करें, तो हमें लोगों पे तरले डालने पड़ते हैं कि भई आप आए, हमारा एहतजाज है और मुश्किल से शायद कोई 150 बंदा जो हम इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये फ़ादर जी हमारे जो जी, रवैये हैं, इनको बहुत ज़्यादा तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर ये रवैये हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तैयार रहें बिल्कुल। कि ये जो ज़ुल्म है, ये रुकेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि जो कोई अच्छा काम कर रहा होता है, हमें उसको सराहना चाहिए, साथ देना चाहिए और इसी तरह फिर वो हम मजबूत होते हैं। अगर हम एक शख्स को कहें कि वो अकेला ही काफ़ी है, करता रहे जो करना है, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा सलीम साहब ये बताइए मुझे कि ये आपका जो पूरा अ, सहाफ़ती दौर है, आपने कहा कि 25 साल हो गए इसमें सहाफ़त में।
तो अब तक का जो आपका काम है मेन जो है वो ख़ासतौर पे ये जो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन के वाक़यात हैं, उसके हवाले से तो कुछ बताइए लोगों को कि आपने किस तरह लोगों को सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे रेस्क्यू किया या ये जो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन के वाक़यात में किस तरह की मदद आपने जो मज़लूम ख़ानदान है उनको फ़राहम की है? फर्स्ट ऑफ ऑल फादर जी ये कि हमारा जो पहला सोर्स है वो फ़ोन ही है। जब हमें लोग फ़ोन करते हैं, तो फिर मैं ये सारे काम छोड़कर जिधर भी है वाक़या हुआ है पंजाब में, मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। जी, और रात को अगर किसी ने 2:30 बजे कॉल कर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बच्ची जो अपना अगवा हुई और उसने रात 2:30-3 बजे फ़ोन किया कि पुलिस के रेड की करने के बाद जो मुल्ज़मान भाग गए हैं और इस वक़्त मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, तो ना मुझे कोई रिक्शा मिल रहा है, ना टैक्सी मिल रही है। तब हमने पुलिस की रेड करवाई थी, तो वो लड़की को छोड़कर भाग गए थे। तो वो 14 साल की जो बच्ची है, रात को 3-4 बजे हमने रिकवर की और फिर उसको लाहौर लेके आए। हुँ, और उस रात मैं सोया भी नहीं था और बड़ी डेंजर पोजीशन थी। फिर बाद में उनके कुछ लोग जो हैं वो लड़की को फ़ोन करके उनके पीछे भी लग गए थे हमारे ना, और लाहौर तक हमारा जो पीछा करते आए। फिर खुदा का शुक्र है कि लड़की को हम बाहिफ़ाज़त जो है लाहौर ले आए थे। और फिर एक दफ़ा एक बच्ची को मस्जिद में एक इमाम मस्जिद के बेटे ने अब्यूज़ किया था मस्जिद में ले जाकर, हुँ, और फिर उस लड़की को भी वो बसों के अड्डे पे ख़ानदान छुपा हुआ था। रात को उनको भी 2:30-3 बजे रिकवर करके सुबह लाहौर लेकर आए। और इस तरह जब भी हमें पता चलता है कि कोई मसीही कौम की बहन-बेटी या लड़के के साथ कोई ज़ुल्म हो रहा है, तो हम उनको ज़रूर पहुँचते हैं, अपनी जान पे खेल के, बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। फ़ादर जी एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि वहाँ पे जाके हमें कोई गोली मार देगा या हमारा कुछ कर देगा, नहीं, कभी ये खौफ कभी भी नहीं आया। मकसद सिर्फ़ वहाँ पे पहुँचना और वहाँ से रेस्क्यू करना है। जी, और इस तरह बहुत सारे केसेज़ हैं जिनको मतलब कि बयान किया जा सकता है। और जब हम इन लोगों को ले आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको लीगल असिस्टेंस दी जाए, तो फिर बहुत से हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर शर्जील ज़फ़र हैं, एडवोकेट रियाज़ अंजुम और इसी तरह और वकील हज़रात हैं। कुछ को तो हम पैसे देकर और कुछ को फ्री जो है, फिर फैमिली को सपोर्ट भी करवाते हैं, लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। और बहुत सी एक वक़्त था फ़ादर जी कि जब हिंदू लड़कियों ने अ, मीना कुमारी और 1-2 लड़कियाँ और जी, थी, हिंदू लड़कियाँ जिनका अगवा का बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हुआ था, और वहाँ पे फिर लड़कियों ने आके बड़े हँस-हँस के कहा था जी हम अपनी मर्ज़ी से हुई हैं, हुँ, हम कोई अगवा नहीं हुई, और बड़ा तमस्कर उड़ाया गया था अक़लीती बच्चियों का मीडिया पे। हुँ, और बहुत से केसेस जो है ऐसे सामने आ गए थे जिसमें यही बात सामने आ रही थी कि हम अगवा की बात करते थे तो वो कहते थे नहीं जी हम तो अपनी मर्ज़ी से आई हैं। लेकिन खुदा ने हमारी इज़्ज़त जो है रखी। फिर एक बच्ची जो हम रिकवर करके लाए थे रात को 3 बजे, उसने लाहौर हाई कोर्ट में और मीडिया के सामने ये बात की थी कि मुझे अगवा किया गया है, मैं अगवा हुई हूँ। और फिर हमने पर्चा भी करवाया था, मुलज़िम भी अरेस्ट करवाया था। और वो जो खबर है उस वक़्त बहुत से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बहुत सी ह्यूमन राइट्स की जो तंज़ीमें हैं, उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है चले कोई एक ऐसा केस तो सामने आया जिसमें लड़की ने कहा कि मैं अगवा हुई हूँ। लेकिन लड़कियाँ होती तो अगवा ही हैं, किसी न किसी सिनेरियो में उनको दबा दिया जाता है, माँ-बाप को कत्ल करने की धमकियाँ दे दी जाती हैं, कोई वीडियोज़ गैर अखलाकी समटाइम बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जिनमें ये लड़कियां पहले तो आके ये कह देती हम अगवा नहीं हुई, और फिर बाद में ठीक हफ्ते 10 दिन के बाद जब उनको मौका मिलता है और वो फिर सामने जब आती हैं और उनको जब पता चल जाता है असल असलियत, जो मुल्ज़मान की असलियत का उन्हें जब पता चलता है, तो फिर वो कहती हैं जी हम अगवा हुई हैं। फिर मुल्ज़मान भी गिरफ्तार होते हैं, फिर और उनको फिर सजाएं भी होती हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं फादर जी के सजा से पहले जो है सुलह सफाई पे आ जाते हैं। जैसे वो मारिया गैंग रेप, 4 लोगों ने, बड़े बासर लोग थे जिन्होंने उसके साथ रेप किया था, तो उसको भी इन लोगों ने फिर रुपए पैसे का लालच देकर जो है हुँ, सुलह हो गई थी। जी, मतलब सजा तक बहुत केसेस, कम ही कम केसेस जो जाते है हैं। सजा तक जी। उससे पहले सुलह हो जाती सलीम साहब ये जो आरज़ू राजा का केस है आपने देखा कि बहुत ज़्यादा है। उसमें जी, हमने प्रोग्राम भी किए, आवाज़ भी उठाई कि ये एक नाइंसाफ़ी है और इस तरह के वाक़यात। तो हम देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि वो एंड पे क्या रिज़ल्ट आया।
आरज़ू जी। ने खुद ही कहना शुरू कर दिया बाद में भी अभी कि मैं मुस्लिम हो चुकी हूँ या इस तरह। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह क्या उस पे प्रेशर होगा? उस वो कह रही है या कि बाद में खुद अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ कहना शुरू कर दिया। तो आप किस तरह इसको एनालिसिस करते हैं इस चीज़ को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि देखिए फादर जी 13 साल या 14 साल की जो बच्ची है, उसका क्या बयान हो सकता है? उसको हम बाकी राइट्स तो नहीं देते, लेकिन जो शादी के राइट्स हैं, वो और उसके बाद अगर वो कहती है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं तो वैसे इस केस के लिए जब उसने ये सारे मामलात हो गए थे और उसने जब माँ-बाप को इग्नोर कर दिया था, बहन-भाइयों को सबको इग्नोर कर दिया था, तो मेरा ये ख़्याल था कि ये इसके पीछे जाना अब मुनासिब नहीं है। मेरी ज़ाती राय ये थी। जी, और लेकिन फिर बाद में अभी कुछ और लोग जो इस केस पे आए हैं, मेरी बात भी हुई उनसे और ग़ज़ाला बाजी ने भी ख़ैर बात तो बड़ी अच्छी की कि जो खोई हुई भेड़ है, यीशु मसीह तो उसके लिए है। हुँ, उसको वो कहता है कि आप तलाश करें। उनका कॉन्सेप्ट ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छा है वो उनका कॉन्सेप्ट। तो लेकिन इस केस में अब मैं समझता हूँ कि मसीही कौम को मज़ीद ज़लील-ओ-ख़्वार करने की कोशिश की गई है। अब उसका ये वीडियो बयान कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और मुझे फलाँ ने तस्बीह दी है, फलाँ ने मसल्ला दिया है, हुँ, तो इस किस्म की उससे बातें करवाना ये ज़ाहिर करता है कि ये कुछ साज़िशी तौर पर उसे ये काम दिया था। जी, कुछ समथिंग रॉन्ग इसके बिहाइंड द कर्टन कुछ साज़िश ज़रूर तैयार हो रही है। जी, मसीहियों को बदनाम करने के लिए, मसीहियों को डिस्करेज करने के लिए और उन लोगों पे मुझे अफ़सोस है कि जिन्होंने जब ये केस अब चूँकि दब चुका था, तो दबा ही रहने देते। क्या ज़रूरत थी इस किस्म की वीडियोज़ और वीडियो बयान लेने की और इसको सपोर्ट करने की? बहुत से ऐसे केसेस हैं, जिनको सपोर्ट किया जा सकता था। सिर्फ़ पाकिस्तान में कोई एक ही आरज़ू राजा केस नहीं रह गया था कि हुँ, इसको किया जाता। ठीक है, अगर करना था तो बिहाइंड द कर्टन करके उसको रिकवर करते हाँ और जी, वो कर लेते। अब वो लोग जो सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, वो दुआ नमाज़ भी करती है, ज़बूर गीत भी गाती है। तो अब मैं इस बारे में और क्या कह सकता हूँ कि खुदा हम सब पे रहम करे और स्पेशली हमारी बेटियों पे, सबको खुदा अक्ल दिलाई दे। लेकिन आरज़ू राजा केस जो दबा ही रहता तो अच्छा था। जी, जिन लोगों ने भी इसको दोबारा से उठाया, मीडिया की ज़ीनत बनाया है, मैं समझता हूँ उन्होंने मसीही कौम पे ज़ुल्म किया। समझ गया, जी। अच्छा सलीम साहब आपने ज़िक्र किया था शुरू में कि हमें कुछ कानून साज़ी की ज़रूरत है क्योंकि ये जी, वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और शर्मनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं मतलब कि जी, उनका जितना भी हम उनके हवाले से बात करें कम है। लेकिन आप देखें कानून तो मौजूद हैं और फिर ये जब वो पास करवाना भी चाहते थे तो आपको पता है वहाँ पे जाके आगे वो जब वो रुक जाते हैं वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो वो आगे उनको पास नहीं होने देते, बिल जो है वो पास नहीं होने देते। तो आप क्या समझते हैं कि फिर क्या लाहे-अमल होना चाहिए जब ऐसी सूरत-ए-हाल हो? हम क्या कर सकते हैं आपके मुताबिक क्योंकि आप तो फील्ड में काम कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि क्या लाहे-अमल होना चाहिए ऐसी सूरत-ए-हाल में इन केसेज़ को रोकने के लिए, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए आप कोई 2-3 मशवरा-जात क्या देना चाहेंगे? जी। फ़ादर जी देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब जबरी तब्दीली मज़हब के लिए रोड जस्टिस के लिए हमको कॉल देते हैं, तो जब वहाँ पे 200 बंदा होगा, 250 बंदा होगा या 300 बंदा होगा, तो वो समझते हैं हुकूमत भी ये समझती है कि यार 200-300 बंदे शोर-शराबा करके आराम से बैठ हुँ, क्या होगा? अब सर जितने भी हमारे कानून पास हुए, जितने भी तौहीन रिसालत के जो बेगुनाह मुल्ज़मान थे, बरी हुए हैं, हुँ, ये बैरूनी प्रेशर की वजह से ही उन पे जो मतलब प्रेशर आया है यूरोपीय यूनियन का और बाहर से जिन दोस्तों ने लॉबिंग की, तो हुकूमत ने वो बेगुनाह छोड़े। हम हुकूमत के भी शुक्रगुज़ार हैं। तो सर अगर 1000 2000 बंदा निकल आए, हुँ, बैठ जाए, लाहौर चेरिंग क्रॉस बैठ जाए, इस्लामाबाद में बैठ जाए, तो सर कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये कानून पास ना हो, ये कानून साज़ी ना हो। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो उसमें बैठ के बात की जा सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें रोड जस्टिस के लिए ही निकलना पड़ेगा।
रोड जस्टिस के बगैर हमारे पास कोई दूसरा तरीकाकार नहीं है, क्योंकि हम खुद ही संजीदा नहीं है दरअसल इस कानून के लिए। हम फेसबुक पे बैठ के बहुत कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फेसबुक पे। लेकिन अगर हमें ऑन ग्राउंड आना पड़े सड़कों पे, 2-4 हफ्ते के लिए या 2-4 दिन के लिए थाना कचहरी में बंद होना पड़े, तो सर वो हम नहीं करना चाहते। तो जब तक सर हम खुद अ, अपने ऊपर तकलीफें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सर हुकूमत जो है हमारी बात नहीं सुनेंगी। और हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो असेंबलीज में बैठे हैं, उनके साथ अपने इंटरेस्ट हैं। और उनके मैं कहता हूँ अगर एक दफा हमारे जितने भी एमएनए एमपीआज हैं, वो अगर मुत्तफिक होकर कह दें कि जब तक कानून पास नहीं होगा हम असेंबली से रिजाइन देते हैं, हम नहीं बैठेंगे, तो क्या ये 8-10 लोग ही जो हैं असेंबली में, हम्म, अगर ये स्टेप ले लें, तो क्या दुनिया भर में आवाज नहीं उठ जाएगी? ना हज़ार लोग निकलें, ये 8-10 ही कर लें। लेकिन जी, ये तो हमारे नुमाइंदे हैं ही नहीं। हम्म, ये तो अपने मफादात के लिए, हम्म, अपने इनके इंटरेस्ट हैं और अपनी पार्टीज़ के लिए बात करते हैं, अपनी पार्टीज़ के हक के लिए बोलते हैं। हम्म। ना ये हमारे वोट से आए हैं, ना ये हमारी बात करेंगे। और बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मसीही कौम अपने आप को समझती है कि ये बागैरत कौम है, हम्म। तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि फिर निकलें इंसाफ के लिए, अपनी बहनों, बेटियों, बच्चियों को बचाने के लिए एक दफ़ा निकले सड़कों पे हज़ारों की तादाद में। मैं फिर देखता हूँ कानून कैसे नहीं पास होते, सब कुछ हो जाता है। और एज़ सच कोई ऐसा ये कानून नहीं है कि ये मतलब कि नामुमकिन काम है, ये मुम नाजरीन, हम बातचीत कर रहे थे जनाब सलीम इकबाल साहब से, जो कि नामवर सहाफ़ी और समाजी कारकुन हैं। और बहुत इंफॉर्मेशन मिली उनसे बातचीत करके कि किस तरह वो मज़लूम ख़ानदानों को रेस्क्यू करते हैं और इसके अलावा उन्हें कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह वो बड़ी दिलेरी के साथ किसी भी डर की परवाह ना किए हुए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और खुदा के लिए काम करते हैं और मज़लूमों को इंसाफ फराहम करते हैं। हमारी दुआ है कि सलीम इकबाल जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुआशरे में मज़लूमों को इंसाफ फराहम करने के लिए उनकी जदोजहद जो है वो रंग लाए और वो इसी तरह जदोजहद करते रहें और कोशिश करते रहें और इंसानी हकूक़ के लिए और समाजी हकूक़ के लिए काम करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही थी जनाब सलीम इकबाल से, जो कि नामवर सहाफ़ी हैं और इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं। उनसे बहुत अच्छी बातचीत रही और उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी। ख़ास तौर पे कि किस तरह वो मज़लूम मसीही जो हैं जिन्हें जी सलीम साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज। हमें इस इंटरव्यू के ज़रिए आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी पता चला, आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से, आपके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से हमने बातचीत की और ख़ास तौर पे जो आपका काम है जो आप मज़लूम लोगों को इंसाफ़ फ़राहम करते हैं और जहाँ पे ज़ुल्म और ज़्यादती होती है, आप किसी भी डर और खौफ़ को बलाए ताक रख कर आप वहाँ पे पहुँचते हैं और ये सारी बातें जो और हमारी दुआ है खुदा से कि खुदा आपको आपके इस मिशन में हमेशा मजबूत रखे और आप जो अच्छा काम है, जो नेकी का काम है वो आप जारी रखें। और मैं समझता हूँ कि जो मुश्किलात हैं, ये तो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आती हैं। जी, अ, बिल्कुल। और जो हमें अपना काम है, उसको जारी रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप आखिर में जो मुकालमा टीवी के यूके के नाज़रीन हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारी सारी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए? जी। जी, फ़ादरी साहब,
जी फादर साहब, मैं वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मुकालमा टीवी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया जो है इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, और तमाम जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको चैलेंज करना चाहूँगा, उनको ये चैलेंज देना चाहूँगा कि आप इस टीवी चैनल को एक चैलेंज ले लें कि मैंने 10 लोगों को कहना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और स्पेशली चूँकि आपने न्यूली स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूँगा, और मैं खुद से भी ये चैलेंज लेता हूँ, मैं कम से कम को एक 100 सब्सक्राइबर्स तो आपको दे सकता हूँ। और उससे ये जितना हम अपने टीवी चैनल्स को और अखबारात को जितना हम मजबूत करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं टीवी के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि जब देखें अगर सलीम इकबाल की आवाज़ इतनी इफ़ेक्टिव हो सकती है, और वो असर डाल सकती है, एक छोटा-सा डेंट डाल सकती है, तो फिर बाकी लोगों की आवाज़ें जो जब सब मिलकर आवाज़ें उठाएँगे, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप माशरे में चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ अगवा होने से बच जाएँ, हमारी बच्चियों को जबरी तब्दीली मज़हब के लिए जो अगवा किया जाता है, ये केसेज़ रुक जाएँ, पाकिस्तान में परसिक्यूशन रुक जाए, पाकिस्तानी कौम तरक्की करे, आगे बढ़े, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने चैनल्स को, अपने मीडिया को स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर कोई चैनल तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, मैंने ये 2022 में फादर जी रेज़ोल्यूशन लिया था कि जितने भी मेरे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होंगे, सहाफ़ी साथी होंगे, टीवी चैनल्स होंगे, हम सबको सपोर्ट करेंगे, ना कि हम जेलसी बेस पे कि वो आगे निकल जाएगा। भाई अगर वो आगे निकलेगा तो कौम मज़बूत होगी। जी, अगर मैं आगे निकलूँगा तो मैं कौम को मज़बूत करूँगा। मैं कौम की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। मैं अपने पिसे हुए तबके के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तो इस वक़्त मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने लोग मुकालमा टीवी देख रहे हैं, आप सब लोग जो हैं आगे बढ़ें, इस टीवी चैनल की के बाज़ू बन जाएँ, और इसी तरह जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनके बाज़ू बन जाएँ, तो फिर हम माशरे में होने वाले जो ज़ुल्म ज़्यादती है, उनका मुकाबला हम कर सकेंगे। जी। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, और हमारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं। आपका जो काम है जी। उसके हवाले से कि खुदा आपको और ताकत दे, ताकि आप ये जो अच्छा काम है जो आप माशरे में हम-आहंगी लाने के लिए और इंसाफ फ़राहम करने के लिए और सच्चाई का साथ देने के लिए जो आप काम करते हैं, आप ये हमेशा कोशिश करते रहें और खुदा आपको बहुत सारी बरक़ात से माला-माल करे। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और शख्सियत को आपसे मुतारफ़ करवाएँगे। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।